सोचिए क्या हो एक दिन अपनी अर्थ पर पानी खत्म हो जाए, पेट्रोल और कोल न मिले, सारे खेत बंजर हो जाए। अगर ऐसा होगा तो सोचिए हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारी अर्थ का फ्यूचर कैसा होगा, हम ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरविल 9/10 चैनल। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने 10th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। बहुत इजी लैंग्वेज में इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है। रिसोर्सेज अपने आसपास मिलने वाली हर वो चीज जो अपने काम में आती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कोल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं, तो कोल हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाएगा। ऐसे ही वाटर हमारे पीने के लिए और बाकी काम के लिए यूज आता है। ट्रीज हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको वुड्स देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारी नीड्स को पूरा करे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए हमारी नीड को फुलफिल करने के साथ साथ कुछ और चीजें भी उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उस रिसोर्सेज को हम यूज कर सके, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए वो चीज, और अपनी सोसाइटी में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोल हमारी नीड को फुलफिल करता है। कोल को निकालने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी भी है। 100 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उससे कम ही पैसा लगेगा कोल को प्रोड्यूस करने में, और कोल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं उसकी वजह से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, न कि सोसाइटी का विनाश होता है। मतलब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हम समझते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके ओरिजिन के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर एंड उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। अगर ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो रिसोर्सेज को हम बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक रिसोर्सेज में बांट सकते हैं। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर ओनरशिप के हिसाब से बात करें तो रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड 4th बेसिस है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं: डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की। देखिए, रिसोर्सेज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसीलिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी जरूरी है। लेकिन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के नाम पर जब इनका हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि ये रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं, सोसाइटी 2 भागों में, अमीर एंड गरीब में बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी समस्या आती है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। इसीलिए इन रिसोर्सेज का यूज करते समय हमें बहुत सोच समझकर आगे कदम रखना होता है। इन रिसोर्सेज को हमें सोच समझकर यूज करना होता है, और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हम रिसोर्सेज का यूज करते वक्त इस तरीके से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान न हो या कम से कम नुकसान हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकल के कहां से आता है? 1983 में एक कमीशन बैठता है, ब्रंटलैंड कमीशन, और ये 4 साल के बाद एक रिपोर्ट देता है जिसे कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और यहीं से निकल के आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। यही रिपोर्ट आगे जाकर एक बुक के रूप में पब्लिश होती है जिसे कहा जाता है अवर कॉमन फ्यूचर। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं, और अर्थ समिट में एक बड़ा फैसला लिया जाता है जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? 21st सेंचुरी में हम डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से करेंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे हम बात करें तो एक टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्सेज को सोच समझकर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया अपनी कंट्री के कंटेक्स्ट में तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
झारखंड में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं लेकिन झारखंड में एग्रीकल्चर नहीं है, वहीं पंजाब में हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है लेकिन मिनरल्स नहीं है। इसीलिए हमें बहुत प्लानिंग तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करना होता है ताकि एक इवन डेवलपमेंट हो सके। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप्स में की जाती है। सबसे पहले रिसोर्सेज को चेक किया जाता है, रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, उसकी मैपिंग और उसको टेबल बनाई जाती है। सेकंड स्टेप में रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन को बनाने की जरूरत पड़ती है। और लास्ट स्टेप 3 में हमें रिसोर्स डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट को एक साथ एक तरीके से आगे बढ़ाना होता है। अगर हम रिसोर्सेज को प्लानिंग तरीके से यूज करेंगे तो एक इवन डेवलपमेंट हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए, रिसोर्सेज को प्लांट तरीके से यूज करने के लिए पास्ट में बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े विचारकों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने बोला है कि अपनी अर्थ पर इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हर व्यक्ति के नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के ग्रीड को फुलफिल करने के लिए अपने पास रिसोर्सेज नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की, एक है लैंड रिसोर्सेज और एक है सॉइल रिसोर्सेज। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड हमारे ह्यूमंस की अराउंड 90% नीड्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुलफिल करते हैं। हम लैंड पर ही तो मकान बनाकर रहते हैं, हम लैंड पर ही एग्रीकल्चर करते हैं, लैंड पर ही हम फॉरेस्ट उगाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं, लैंड्स पर ही हम माइनिंग का काम करते हैं, लैंड पर ही तो नदियां, झील, तालाब होते हैं जिनमें पानी का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। अब लैंड का यूज किस तरीके से होगा ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक है नेचुरल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट आ जाएगा और ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल प्रैक्टिस आएंगे। अब लैंड यूज को हम अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लैंड का यूज होता है फॉरेस्ट के लिए, लैंड का यूज होता है परमानेंट चारागाह बनाने के लिए, लैंड का यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए और लैंड का यूज होता है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, जैसे कि हम मकान बनाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं। यानी कि लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसको हम अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड रिसोर्स है सॉइल रिसोर्सेस। इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, जैसे कि अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल एंड अरिड सॉइल। अब ये अलग अलग सॉइल हमें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सॉइल बनने में अलग अलग फैक्टर्स का योगदान होता है, जैसे कि बेड रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया और टाइम। तो इन फैक्टर्स की वजह से हमें अलग अलग सॉइल देखने को मिलती है। सॉइल का भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से हमारी बहुत ज्यादा नीड फुलफिल होती है। तो कहने का मतलब लैंड एंड सॉइल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमने लैंड एंड सॉइल का बहुत गलत तरीके से अपने लालच के लिए एक्सप्लॉइट किया है, इनको बहुत ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई है। जैसे कि लैंड की क्वालिटी खराब हुई है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हम पर ही पड़ता है। इसीलिए हमें लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, हम स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, कंटूर प्लोइंग कर सकते हैं और इरिगेशन बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है और इनका डेवलपमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हम इनका सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा और पूरी अर्थ का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए रिसोर्स को प्लान तरीके से कंजर्वेशन करके यूज करना चाहिए। कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। तो इस सेशन में हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप हमने जो चीजें समझी है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो
कैरियर विल 9-10 के इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक का चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।